अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान मिचोंग की कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे इस चक्रवाती तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस तूफान की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण चेन्नई समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इन हालात में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को लगाया गया है। मौसम विभाग ने कल इस तूफान के दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना जताई है। इस तूफान से लोगों को बचाने के लिए कैसी है तैयारी और इस बार किस देश ने दिया है तूफान का नाम, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग की ताकत का अंदाजा समुद्र की इन लहरों और तेज रफ्तार हवा को देखकर लगाया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा ये चक्रवाती तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बढ़ता जा रहा है। खासकर तमिलनाडु के कई जिलों में तूफान के असर से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते राजधानी चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, नागापट्टिनम, कोडालोर और तिरुवल्लुर जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां नाव चल रही है। यहां तक कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरने से यातायात पर असर हुआ है। कई उड़ानों और ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कल रात से जबरदस्त बारिश हो रही है। चेन्नई और चेन्नई के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कल रात से कंटिन्यूसली इट्स बीन रेनिंग वेरी वेरी हैवीली। और इस वजह से अगर हम देखें तो चेन्नई के कोर सिटी एरियाज और बहुत सारे सबर्बन एरियाज सारे अभी फ्लड हो चुकी है। इट इज कम्प्लीटली वाटर लॉक्ड एंड फ्लडेड। और हम यहाँ चेन्नई कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के बिल्डिंग में है और आप यहाँ के तस्वीर देख सकते हैं कैसे इस पूरे इलाके में देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लडिंग। तो अगर चेन्नई कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स की यही स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगा ग्राउंड लेवल पे। घर के अंदर पानी आ गए हैं, पावर कट है, बहुत सारे एरियाज में पावर कट है, विंड का स्पीड बहुत ज्यादा है। निचले इलाकों में हालात ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को राहत बचाव के काम में लगाया गया है, जो बिना रुके लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान मिचोंग के करीब आते ही सरकार ने प्रभावित जिलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। स्कूल और कॉलेजेस के लिए कल और आज के लिए आज छुट्टी दी है और ऑफिसर्स को, प्राइवेट ऑफिसर्स जो भी है चेन्नई में, उनको वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट ने अभी डायरेक्शंस दिए हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कल के लिए कल छुट्टी होगा और जो भी रेस्क्यू ऑफिशियल्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है, बस उन्हीं को काम करना है, बाकी सबको अंदर रहना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद है। इसीलिए लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे ज्यादा वाटर लेवल है, ज्यादा वाटर लॉगिंग है, तो इसीलिए वो लोग कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है अभी इस वक्त। लेकिन डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ये है कि अंदर रहना चाहिए जब तक सिचुएशन थोड़ा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल पे है। मिचोंग का नाम म्यांमार के सुझाव पर रखा गया था और इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी का चौथा चक्रवाती तूफान और 2023 में हिंद महासागर में बनने वाला छठा चक्रवात है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और इससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के तटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से कल टकरा सकता है। वहीं ओडिशा के भी कुछ जिलों में तूफान के असर से बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए वहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। And we are expecting during the crossing time, it will be crossing as a severe cyclonic storm and wind speed likely to be around 80 to 90, gusting up to 100 kmph. And under its influence, we are expecting rainfall activity likely to commence from several parts of Odisha, particularly South Odisha.
मौसम विभाग लगातार तूफान की चाल पर नजर बनाए हुए है और उसी हिसाब से तूफान से निपटने की रणनीति पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सरकार की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया है, जहां उनके खाने पीने और दवाओं तक का इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी इन राज्यों को तूफान से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का ऐलान किया गया है। चेन्नई से शिल्पा नायर और शिबू मोलखेजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि ये साइक्लोन किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये भी जान लिया जाए। अभी इसकी मौजूदा स्थिति क्या है और इसके बारे में तफसील से मौसम वैज्ञानिक महेश फलावत बता रहे हैं। आप देखिए कि ये जो समुद्री तूफान है वो काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है, साइक्लोन बन गया है और ये अब धीरे धीरे उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर ये जो तट है आंध्र प्रदेश का उसको पार करेगा। अगर हम देखें इसको मैप के द्वारा तो आप देखिए कि इस जगह पर यानी कि ये चेन्नई और नेल्लोर के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है, यानी तट के काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में, तट के काफी क्लोज जाकर के ये रिकर्व कर रहा है। अगर ये सीधा आगे आता तो हो सकता है कि चेन्नई या तिरुपति के आसपास लैंडफॉल कर जाता और ये 4 तारीख को ही कर जाता, लेकिन ये रिकर्व जब कर रहा है तो रिकर्व कर रहा है ये उत्तर दिशा में और जो भारत का तट है वो आप देखिए एकदम सीध में है, तो उसके साथ साथ आगे जाएगा पैरेलल और फिर जो भारत का तट है आप देखिए इस तरह से एक तरह से ओरिएंटेड है, तो यहां पर जाकर के ये जो मछलीपट्टनम और नेल्लोर के बीच में आंध्र प्रदेश के तट पर यह दस्तक दे देगा और ये 5 तारीख की सुबह के समय यानी दोपहर से पहले ही ये लैंडफॉल कर जाएगा। और ये क्योंकि अभी जो इसकी इंटेंसिफिकेशन की हुई है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 29 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, वर्टिकल विंड शेयर कम है और इसीलिए इसमें जो ताकत आई है और ये इंटेंसिफाई हुआ है और साइक्लोन बन गया है। वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है, हो सकता है कि कुछ देर के लिए सीवियर साइक्लोन बन जाए, लेकिन जब ये तट को पार करेगा तो साइक्लोन के रूप में ही करेगा और उस समय 80 से 90 किलोमीटर और गश्त में हो सकता है कि 100 या 105 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन खतरा आज से ही ये जो उत्तरी तट है अपना जो तमिलनाडु का और जो आंध्र प्रदेश का तट है, यहां पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये सलाह हमारी तरफ से है कि अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं तो समुद्र के पास न जाएं, क्योंकि ऊंची लहरें उठ सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठे इस चक्रवाती तूफान का ज्यादा असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लिहाजा इन तीनों ही राज्यों में इस आपदा से निपटने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। किस तरह की तैयारी वहां पर है, मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। ये साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है, कितना खतरनाक है और एनडीआरएफ ने कितनी तैयारी की? तो इस साइक्लोन का इम्पैक्ट आप अभी से तमिलनाडु में देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश वहाँ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और इसके जो रिव्यू अरेंजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तमिलनाडु आंध्र गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका रिव्यू भी किया है पहले और एनडीआरएफ की अभी हमारी 24 टीमें डिप्लॉयड है। तमिलनाडु में 11 टीम है, आंध्र में 9 टीम है और पौंडीचेरी में 4 टीम डिप्लॉयड है और हमने रिजर्व टीम भी रखा हुआ है कि इसका इंटेंसिटी और इम्पैक्ट के हिसाब से अगर ज़रूरत होता है, स्टेट की तरफ से डिमांड आता है तो हम और भी टीम इसमें डिप्लॉय करेंगे। सर, किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट हो रहा है और अभी से जो बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर गया है काफ़ी, वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट होगा और किस तरीके से एनडीआरएफ इन तमाम जगहों पर लगी हुई है? तो मेन 3 राज्य हैं जो इससे अफेक्ट होंगे, एक तो तमिलनाडु है, दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा आंध्र है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी तीनों जगह डिप्लॉयमेंट है, ये स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके जो स्टेट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से एनडीआरएफ अपनी टीम डिप्लॉय करती है। इसमें बेसिकली एनडीआरएफ का जो काम होगा इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन का होगा, इवैक्यूएशन का होगा और इसमें लोकल एसडीआरएफ स्टेट की जो एजेंसीज हैं जो इसमें फ्लड वाटर रेस्क्यू में और प्रिवेंशन में काम करती है उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए कितने लोगों को कोस्टल एरिया से अभी निकाला जा चुका है, जो डेटा आप लोगों के पास पहुंच रहा है? जी, तो स्टेट गवर्नमेंट से जो डेटा आ रहा है, तमिलनाडु में अभी 6,410 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, आंध्र प्रदेश में 7,361 और पुडुचेरी में 483।
इसमें से एनडीआरएफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। अभी तक इवैक्यूएशन में एनडीआरएफ ने 289 लोगों को तमिलनाडु में इवैक्यूएट करने में हेल्प की और ट्रीज जो कट के गिर गई थी उसमें से 5 पेड़ों को काट के निकाला गया है। तो इसका मेन इम्पैक्ट बेसिकली कल होगा जब ये आंध्र प्रदेश को हिट करेगा दोपहर में और सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में कन्वर्ट होगा, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट एनडीआरएफ वगैरह हम सब मिलके पहले से प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं ताकि इसका इम्पैक्ट कितना कम किया जा सके। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नौसेना दिवस की, जिससे हर साल आज के दिन यानी कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की ताकत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मौजूद राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस 2023 पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नौसेना के जवानों ने कैसे अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है वो भी देखिए। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। देश की समुद्री सरहदों की निगरानी करने वाले इन सूरमाओं ने आज कुछ इस अंदाज में नौसेना दिवस मनाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए ये मौका बेहद खास है, इसीलिए नौसेना दिवस का आयोजन भी बहुत भव्य और शानदार तरीके से हुआ। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। इनके पराक्रम और शौर्य को देखकर कार्यक्रम में आए तमाम लोग रोमांचित हो उठे। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार तालियां बजाकर हिंद के इन रखवालों की हौसला अफजाई करते नजर आए। That's how we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. हालांकि इस शक्ति प्रदर्शन से पहले कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर इंडियन नेवी के इतिहास से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी वहां लगाई गई, जिसमें शिवाजी महाराज के दौर की जहाजों को दिखाया गया। सिंधुदुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। दरअसल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के जवाब में भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 1971 की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया और सफलता हासिल की। इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीय नौसेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 दिसंबर 1971 से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 तक चलने वाले इस युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और यही वजह है कि हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौसेना दिवस के मौके पर नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने सेना के इस गौरवशाली इतिहास को याद किया।
4 दिसंबर 1971 की वो रात जब हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज भी हमें प्रेरणा देती है। While this operation was successful, what was important is the adoption of unconventional approach of deploying our missile boats acquired for coastal defense on offensive task. ये वही सोच है जिससे महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई गनीमी कावा या अंग्रेजी में गरिल्ला वॉरफेयर की नीति के नाम से भली भांति जानते हैं। भारतीय नौसेना देश के प्रति अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और जी जान से तैयार है। जय भारत, शनो वरुण। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना का नाम लिया जाता है और इसके पीछे की वजह है भारतीय सेना की साल दर साल बढ़ती ताकत और उसका गौरवशाली इतिहास। चाहे नौसेना हो या थल सेना हो या फिर वायुसेना, हिंद के ये शूरवीर हर चुनौती और खतरे से निपटने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं ताकि देश की सरहदों को महफूज रखा जा सके। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात विदेशी मेहमानों की जो हर साल 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर आते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रवासी पक्षियों की, जिनमें सीगॉल्स, साइबेरियन क्रेन और स्विफ्ट पक्षी शामिल हैं। अक्टूबर महीने के अंत से हजारों की संख्या में पक्षी रूस के साइबेरिया से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आकर प्रवास करते हैं। दरअसल 6 महीने तक साइबेरिया का तापमान -70 डिग्री तक चला जाता है। साइबेरिया में इतनी ठंड हो जाती है कि हर चीज बर्फ से ढक जाती है। महीनों तक लगातार बर्फ गिरती रहती है और जिसकी वजह से साइबेरिया के आसपास रहने वाले लोगों के अलावा इन पक्षियों को भी सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो मौसम की वजह से खुद की सुरक्षा पर ही खतरा खड़ा हो सकता है। खाने और पीने तक का संकट पैदा हो जाता है। झील, तालाब सब कुछ जम जाते हैं और इसकी वजह से मुख्य रूप से मछली खाने वाले इन पक्षियों को भोजन मिलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा -70 डिग्री तक चले जाने वाला तापमान असहनीय हो जाता है। इस तापमान में इन पक्षियों का जिंदा रह पाना मुश्किल होता है, जबकि साइबेरिया की तुलना में उत्तर प्रदेश की वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे इलाकों में ठंड बेहद कम पड़ती है और यही वजह है कि साइबेरिया से भी बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी भारत का रुख करते हैं। ठंड के मौसम में सीगॉल, साइबेरियन क्रेन और स्विफ्ट जैसे पक्षी झीलों, नदियों, बर्ड सेंचुरी और चिड़ियाघर में भी अपना अस्थायी ठिकाना बना लेते हैं। अपने खाने का ध्यान रखने के दौरान विदेशी मेहमान पेड़ों के साथ साथ रेत या फिर कीचड़ वाली जमीन पर अपने घोंसले भी बनाते हैं, जिनमें अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं और इस दौरान उनमें से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें अपनी पहली उड़ान भरने के लिए 70 से 80 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। बसंत पंचमी के करीब 1 महीने बाद ये पक्षी अपने बच्चों के साथ अपने वतन वापस लौट जाते हैं। 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गए हैं। हम बात कर रहे हैं इन साइबेरियन पक्षियों की। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं और इन्हें देखने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका एक देख करके बिल्कुल अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। संगम नगरी का ये नजारा है जहाँ पर इन विदेशी मेहमानों से ये जगह गुलजार हो गई है। आने वाले श्रद्धालु, बेहद पर्यटक इनको देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में हर साल ये विदेशी मेहमान प्रयागराज आ जाते हैं, जो बिल्कुल अलग ही अद्भुत नजारा प्रयागराज में देखने को मिलता है। सर्दियों की जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, ये विदेशी मेहमान 7 समंदर पार से प्रयागराज आते हैं और श्रद्धालु इन्हें जो भी खिलाते हैं उनको देख करके यहाँ आते हैं और उनका कलरव जब अलग सा एक। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।